हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस रियल नोट्स में। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने आर के सामान्य अध्ययन का 30 क्वेश्चन देख लिए थे। इसके आगे के क्वेश्चन अब मैं आज इस वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाली परीक्षा आर के लिए, क्योंकि बैक ईयर पेपर से बहुत से क्वेश्चन आर में उठा लिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को और देखते हैं आगे के क्वेश्चंस को। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, समुद्री चक्रवाती तूफान तौकाते किस सागर से उत्पन्न हुआ। यानी अब यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन तौकाते से रिलेटेड है, बट ये यहाँ पे सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि यहाँ पे समुद्री चक्रवाती तूफानों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो करंट में जो चक्रवाती तूफान आए हुए हैं उनके बारे में आपको लिस्टिंग कर लेनी है और वहाँ से आपको ये क्वेश्चन जरूर आपके अगले पेपर में मिल जाएगा। पर फिलहाल देखते हैं इसका आंसर क्या था कि यानी तौकाते कहाँ पे आया था। तौकाते जो आपका आया था वो अरब सागर में आया था। तौकाते जो आया था वो आपके अरब सागर में आया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। यानी इसमें क्या सुमेलित नहीं है पूछा गया, यानी क्रॉप्स यानी फसल पूछी गई है और कंट्री उसके देश पूछे गए हैं कि कौन सी फसल किस देश में पाई जाती है या होती है सबसे ज़्यादा। इसके जो क्वेश्चन दिए गए सही दिए गए, एक गलत होगा इसमें। तो रबड़ का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो आपके थाईलैंड में होता है, बात सत्य है। ओलिव्स यानी जैतून का स्पेन में होता है, जबकि शुगर केन का गन्ना यानी ब्राज़ील में होता है। बट कॉफ़ी यानी कहवा का जो है मंगोलिया में उपयुक्त उन्हें उत्पादन नहीं होता है। यानी जो इस कहवा का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो आपके ब्राज़ील में होता है और ब्राज़ील में ही जो कॉफ़ी के बागान होते हैं उनको फेजेंडा कहते हैं और ब्राज़ील के ही बंदरगाहों को कहवा बंदरगाह भी कहते हैं या कॉफ़ी बंदरगाह भी कहा जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं इसी तरीके से। निम्नलिखित में से विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। यानी मछली का जो विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो कौन सा देश है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया। इसमें ऑप्शन अपना दिया गया है जापान, चाइना, रूस और यूएस। तो आप बताएं इसका। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। जो मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो आपका है चाइना। चाइना सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है। तो 99% जल विद्युत से किसकी ऊर्जा का प्राप्त होता है, किस देश में। न्यूजीलैंड में, स्विट्ज़रलैंड में, नॉर्वे में या ब्राज़ील में। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका नॉर्वे। नॉर्वे एक ऐसा देश है चूँकि वाटर वे वाला देश है, तो यहाँ पर आप इसका एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं कि नॉर्वे अपनी कुल ऊर्जा आवश्यकता का जो लगभग है वो 99% जो है वो क्या करता है कि जल से प्राप्त कर लेता है, यानी जल विद्युत से प्राप्त करता है। और पराग्वे जो है वो विश्व का प्रथम देश है जहां पर 100% ऊर्जा का उत्पादन जल विद्युत ऊर्जा के रूप में होता है, जबकि विश्व में चाइना सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है। यानी वादे की भूमि के रूप में किस द्वीप को जाना जाता है। लैंड ऑफ प्रॉमिस, द लैंड ऑफ प्रॉमिस किसे कहा जाता है। इसके ऑप्शन लिखे हैं क्यूबा, जावा, सुलावेसी या मिंडानोवा। तो इसका जो आपका आंसर सही होगा वो होगा मिंडानाओ। मिंडानाओ द्वीप जो है इसको वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है। यह दक्षिण पूर्व एशिया के फिलीपींस देश का दक्षिणतम व दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। उल्लेखनीय है कि फिलीपींस की राजधानी मनीला है और मनीला है। क्यूबा कैरेबियन सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है तथा हवाना इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। जावा तथा सुलावेसी दोनों इंडोनेशिया के द्वीप हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इसका, इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता है? तो इसका ऑप्शन आपका क्या होगा, इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता है? तो इसके जो भी ऑप्शन लिखे हैं उसमें है ब्रुनेई, तिमोर लिस्ते, मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी। तो इसमें ऑप्शन आपका होगा सही ब्रुनेई। ब्रुनेई के साथ में इंडोनेशिया भूमि साझा नहीं करता है, बाकी सारे के साथ में साझा करता है। इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो एक बार देख लेते हैं कि ब्रुनेई की सीमा इंडोनेशिया से नहीं लगती है। ब्रुनेई 3 तरफ से मलेशिया से तथा 1 तरफ से समुद्र से घिरा है, जबकि मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी और तिमोर लिस्ते इंडोनेशिया के साथ सीमा साझा करते हैं। उल्लेखनीय है कि उपरोक्त सभी देश दक्षिणी पूर्व एशिया के स्थित द्वीपीय देश हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है? यानी पोलिनेशिया जो द्वीप है इस समूह का भाग नहीं है, ऐसा कौन सा देश है? टोंगो देश है, टुवाल है, ताहिती है या तिनियन है? तो इसका जो आंसर होगा आपका क्या होगा, इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, तिनियन। तिनियन जो देश है ये क्या है, पोलिनेशियन द्वीप का भाग नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा है, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से देश दिए गए हैं और उसकी कंट्री। यहाँ से आरओ में एक क्वेश्चन ये जरूर पूछा जाता है, जो कि उस समय के बहुत ही इंपॉर्टेंट देश होते हैं, उसका देश और उनकी कंट्री की राजधानी पूछ ली जाती है, यानी कैपिटल पूछ ली जाती है। तो यहाँ पर किसका किसका पूछा गया है, एंटीगुआ और बारमूडा का, डोमिनिका का, अल सल्वाडोर का और बहामास का। एंटीगुआ और बारमूडा का जो है वो आपका है सेंट जॉन्स, ये आपका सही है, जबकि डोमिनिका का सेंट डोमिंगा है। डोमिनिका वाला ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। एल सल्वाडोर का सैन सल्वाडोर है, जबकि बहामास का नासाओ है। ये सारे सही हैं, आपका ऑप्शन होगा इसमें बी, डोमिनिका वाला ऑप्शन नहीं सही है। डोमिनिका की जो राजधानी है उसका नाम है रुसाऊ। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों का आरोही क्रम क्या है? यानी अनुसूचित जनजाति जो संबंधित राज्य हैं इनका आरोही क्रम क्या है? आरोह में इनको बताना है कि कौन सा छोटे से बड़ा, बड़े से छोटे से बड़ा, बड़े, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा है स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर एक आरोह क्रम में कौन सा इसका आंसर सही होगा? इसका ऑप्शन आपका देखिए, पहला ऑप्शन दिखा है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम। फिर है मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि सबसे छोटा कौन सा है, फिर उसकी बाद में धीरे धीरे आपको बड़े की तरफ जाना होगा। तो यहाँ पर आपको एक सर्च करना होगा कि सबसे छोटा कौन सा क्वेश्चन है, ये कौन सा राज्य है जो सबसे छोटा वाला है। तो यहाँ पे अनुसूचित जनजाति जो सबसे कम पाई जाती है वो आपके अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, यानी अरुणाचल प्रदेश है ही, इससे ही आप लगा सकते हैं। फिर उसके बाद मेघालय है और नागालैंड है और लास्ट में आपके मिजोरम है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में 9 लाख के करीब अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या पाई जाती है, जबकि मेघालय में करीब 25 लाख की जनसंख्या पाई जाती है। तो हम अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय नगरों में मलिन वस्तियों का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम रहा है। तो मलिन वस्तियां सबसे कम कहाँ हैं, ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, ये भी 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया है। तो इसका जो ऑप्शन है आपका ऑप्शन है अहमदाबाद। अहमदाबाद एक बेहद ही डेवलप है और वहाँ पर जो है मलिन वस्तियों का जो प्रतिशत है बहुत ही कम रह गया है, वो 4.49% की आबादी में ही झुग्गी झोपड़ियों में रहती है 2011 की जनगणना के अनुसार। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य ने सबसे कम नगरीकरण का प्रतिशत दर्ज किया है? तो सबसे कम नगरीकरण का प्रतिशत किस राज्य में दर्ज हुआ? यहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है, वो कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है? तो वो आपका हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश अभी भी ज़्यादातर
डेवलप नहीं, क्योंकि पहाड़ियाँ हैं तो वहाँ पर ज़्यादातर अभी सबसे नगरीकृत कम है। निम्नलिखित हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है? यानी सेक्स रेशियो की जो बात होती है, सबसे न्यून कहाँ पाया जाता है, लोएस्ट कहाँ पर है? तो ये आपके 2011 की जनगणना के अनुसार दमन और द्वीप में है। दमन और द्वीप जो है वहाँ पर सबसे कम लिंगानुपात पाया जाता है, और सबसे सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश है वो हमारा हो गया है पांडुचेरी, 2011 की जनगणना के अनुसार। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? यानी उसकी आबादी जो है वो मिलियन में नहीं है। तो कौन सा ऐसा शहर है जिसकी आबादी अभी मिलियन में नहीं पहुंची है? वो है, देखो आपके यहाँ पर जो 3 जो राज्य दिए हैं बेहद ही इम्पोर्टेंट राज्य हैं और बड़े राज्य हैं, जैसे वो बड़े शहर हैं, जैसे आगरा, प्रयागराज और मेरठ। ये तीनों के तीनों बहुत ही डेवलप हैं। वहीं मुरादाबाद उतना ज़्यादा अभी नहीं हो पाया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? ये हमारा पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन है, और इसमें पूछा गया है कि प्रस्तावना में कौन से न्याय की व्यवस्था की गई है, कौन कौन से न्यायों की व्यवस्था की गई है। तो इसका जो ऑप्शन आपका सही होगा क्या होगा? पहले तो आप इसे देखिए ऑप्शन इसके क्या क्या दिए हैं। इसमें लिखा है सामाजिक न्याय की बात की है, धार्मिक और राजनीतिक। फिर लिखा गया है कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक। फिर लिखा गया है सामाजिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक, या सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका चौथा। यानी हमको न्याय जो है वो संविधान के द्वारा प्राप्त होते हैं। वो कौन कौन से न्याय? सामाजिक न्याय प्राप्त होता है, आर्थिक न्याय प्राप्त होता है और राजनीतिक न्याय प्राप्त होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अब ये संविधान से संबंधित सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपके सामने होंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो संसद जो है वो राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, वो भी किसके लिए? अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी करने के लिए। ऐसा कौन सा एक्ट है, ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत ये संसद कर सकती है? इस तो बताइए आपका अनुच्छेद 252, 249, 250 या 253। तो इसका जो ऑप्शन आपका सही होगा वो है आर्टिकल 253। 253 के ही तहत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची पर भी कानून बना सकती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, यहाँ पर आपका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं कि अनुच्छेद 50 के तहत राज्य सूची के विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद कानून बनाने के लिए होती है, जबकि 52 में अनुच्छेद 252 क्या कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति के पश्चात संसद द्वारा कानून बनाने की शक्ति तथा किसी अन्य राज्य द्वारा इसका विधेयन को अंगीकार किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? यानी कौन से जो ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जो कि लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं और भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं? तो वो हैं आपके, इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही लग रहा है? इसमें ऑप्शन होगा नीलम संजीव रेड्डी। ये जो है वो निर्विरोध राष्ट्रपति भी चुने जा चुके हैं। निर्विरोध, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एकमात्र भारतीय हैं जो कि निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम यानी गणपूर्ति क्या है? यानी विधानमंडल की जो राज्य विधानमंडल है उसकी बैठक के लिए कितने लोगों की होना यानी गणपूर्ति होनी आवश्यक है? तो इसका पहला जो ऑप्शन लिखा है वो 30 सदस्य या कुल सदस्य का 30 सदस्य या कुल सदस्य का 10वां हिस्सा जो भी कम हो। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है सदन की कुल सदस्यता का आधा। नेक्स्ट है ऑप्शन सदन की कुल सदस्यता का 1/4। और हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है 10 सदस्य या कुल सदस्य का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो। तो यहाँ पे 10 मेंबर
ये ऑप्शन है 10 मेंबर और 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस विच एवर इज ग्रेटर। जो भी इसमें 10वां हिस्सा से ज़्यादा हो, 10वां हिस्सा हो या इससे ज़्यादा हो, वो इसकी गणना पूर्ति ली जाती है, यानी उतने लोगों का होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन आपका पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है और इसमें पूछा गया है कि 1993 में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई। तो यानी जो भाषा जो है 8वीं सूची में 1993 के एक्ट के तहत कौन सी नहीं की गई है। इसमें मैथिली, संताली, बोडो और डोगरी है। तो इसका जो ऑप्शन आपका जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसका जो उत्तर माना था वो माना था आपका बी। उत्तर क्या माना था? उत्तर माना था लोक सेवा आयोग ने इसका बी माना था, संथाली। जबकि इसका एक्सप्लेनेशन ये बताता है कि 1952वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा संविधान की 8वीं सूची में मैथिली, डोगरी और बोडो एवं संताली भाषाओं को जोड़ा गया था। 8वीं सूची में वर्तमान में कुल 22 भाषाएं शामिल की जा चुकी हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्री प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्री प्रस्ताव किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था। दक्षिण एशिया में वर्किंग करने के लिए सबसे ज़्यादा किसने 6 सूत्री प्रस्ताव पारित किया है? ये आपके पारित किया गया अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा इसे पारित किया गया था। और इसमें जो है ये 1900 इसमें जो बात की गई थी ये है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्री प्रस्ताव पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्रस्तुत किया गया। इन देशों से संबंधित संबंधों को मजबूत करने का प्रथम प्रयास 1992 में पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने लुक ईस्ट पॉलिसी, यानी लुक ईस्ट पॉलिसी कौन लाया था? ये यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि लुक ईस्ट पॉलिसी कौन लाया? प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी लाए 1992 में। इस प्रयास के परिणाम स्वरूप भारत 1996 में आसियान का एक संवाद भागीदार एवं वर्ष 2022 में शिखर स्तरीय वार्ताओं का भागीदार बना। भारत की नीति अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो गई है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो गई है। इसके तहत सांस्कृतिक, वाणिज्यिक कनेक्टिविटी और क्षमता निर्माण पर बल दिया जा रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? ये सारे के सारे बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन जो इनकी होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है और यहाँ पे फैक्ट वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि प्रीवियस ईयर से आने के पूरे चांसेस रहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें कुछ योजनाएं दी गई हैं और उन योजनाओं का जो वर्ष दिया गया है वो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित सही नहीं है। तो हमारा इसका जो ऑप्शन होगा, देखिए यहाँ पे इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया है कि महिला समृद्धि योजना की जो शुरुआत की गई थी वो 1993 में की गई थी। वहीं महिला स्वशक्ति की योजना का 1998 में की गई। महिला साम्राज्य योजना का 1989 में की गई। जबकि राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना का जो स्टार्टिंग की गई वो 2001 में की गई है। ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं, इनको आप एक पेज पे लिस्टिंग कर लीजिएगा, बेहद ही इंपॉर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा 51 क्वेश्चन नंबर है और इसमें लिस्ट दिया, लिस्ट 1 और को लिस्ट 2 से जोड़ना है। इसमें पंचवर्षीय योजनाओं को प्रयुक्त विकास मॉडल से जोड़ना है कि कौन सा इसमें मॉडल लगाया गया था और किसके द्वारा ये लगाया गया था, ये भी यहाँ पर पूछा जाता है। तो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन होगा, देखिए प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी उसको हेरोल्ड डोमर मॉडल के रूप में जानते हैं। जबकि द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना थी वो महालनोबिस मॉडल के रूप में स्टार्ट होती है। तृतीय जो पंचवर्षीय योजना है वो एस चक्रवर्ती मॉडल के रूप में स्टार्ट हुई थी और चतुर्थ जो हमारी पंचवर्षीय योजना है वो अशोक रुद्र मॉडल के आधार पर चली थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इसका, भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, यानी द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। तो नेशनल इनकम जो है सबसे ज़्यादा भारत की कहाँ से आती है, उसका लार्जेस्ट सोर्स क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके जो ऑप्शन लिखे हैं वो क्या हैं, आप यहाँ पर ऑप्शन इसके देखिए। इसके जो ऑप्शन लिखे गए हैं वो ये हैं कि सेवा क्षेत्र से आता है या एग्रीकल्चर क्षेत्र से आता है या औद्योगिक क्षेत्र से आता है या व्यापार क्षेत्र से आता है। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो आती है आपकी आर्थिक जो अर्थव्यवस्था है वो सर्विस क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र से आती है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के
के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत के सकल मूल्यवर्धन में सेवा क्षेत्र का करीब कितना 53% योगदान है, जबकि उद्योग क्षेत्र का 28.2% और कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का 18.8% है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कृषि उद्योग एवं व्यापार से संबंधित एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक का जोत है माना जाता है। यानी इसमें जो है कैटेगरीज दी गई है कि कितने से कितने हेक्टेयर तक का जो एक किसान है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो 1 से 2 हेक्टेयर तक का जो किसान होता है उसको लघु फार्मर के रूप में जाना जाता है, यानी लघु किसान के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर ये जो इसकी श्रेणी दी गई है वो इस प्रकार है कि सीमांत कृषक जो होता है वो 1 हेक्टेयर से कम वाला होता है। लघु कृषक वो होता है जो 1 से 2 हेक्टेयर तक की ज़मीन रखता है, जबकि अर्ध मध्यम कृषक जो होता है वो 2 से 4 हेक्टेयर तक की कृषि के लिए, और मध्यम जो कृषक होता है वो 4 से 10 हेक्टेयर तक की कृषि के लिए, और बड़े या बृहद कृषक जो होता है वो 10 हेक्टेयर या इससे ज़्यादा की ज़मीन के लिए परिचालित क्षेत्र को रखता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा भारत में जिन व्यवसायों का विनियोग 1 करोड़ रुपए तक तथा कारोबार 5 करोड़ रुपए तक, यानी निवेश कितना 1 करोड़ रुपए और उसका कारोबार जो है वो करीब करीब 5 करोड़ रुपए तक होता है, उन्हें माना जाता है माइक्रो इंटरप्राइजेज, यानी सूक्ष्म उद्यम की श्रेणी में आते हैं। यहाँ पर भी तीन प्रकार के उद्यमों की जो बात की गई है वो इस प्रकार है कि सूक्ष्म उद्यम, इसमें जो विनियोग होगा वो आपका 1 करोड़ होता है और वार्षिक टर्नओवर जो होता है वो करीब 5 करोड़ होता है। वहीं लघु उद्यम में 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक का विनियोग होता है और इसका जो वार्षिक टर्नओवर होता है वो 5 करोड़ से 50 करोड़ रुपए तक होता है। वहीं मध्यम प्रकार का जो विनियोग होता है या उद्यम होता है उसमें 10 करोड़ रुपए से 50 करोड़ रुपए तक का विनियोग होता है और 50 करोड़ से 250 करोड़ रुपए तक का वार्षिक टर्नओवर होता है। इस प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के कृषि उत्पाद व्यापार व वाणिज्य बिल 2020 में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं किया गया। ये करंट से भी हो सकता क्वेश्चन है कि कृषि उत्पाद में व्यापार और वाणिज्य बिल 2020 में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं किया गया। तो इसमें किसका उल्लेख नहीं किया गया है ये क्वेश्चन आपका पूछा गया यहाँ पर, और इसमें जो है आपका क्वेश्चन पूछा गया है न्यूनतम समर्थन मूल्य का। न्यूनतम जो समर्थन मूल्य है इसका इसमें प्रयोग नहीं किया गया है। बाकी आवश्यक वस्तुओं का, संविदा कृषि का और कृषि विपणन उत्पादन विपणन समितियों का भी इसमें उल्लेख किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। इसमें जो है इसमें एक्ट दिए गए हैं और उनका जो एक्ट का जो संबंध है वो पूछा गया है कि कौन सा सही सुमेलित है और कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी अधिनियम 2013, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यानी भारतीय संविदा अधिनियम 1870, पार्टनरशिप एक्ट 1932, जबकि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो इसमें जो ऑप्शन आपका सही होगा वो होगा आपका जो सही नहीं है वो ऑप्शन है सही नहीं बी, क्योंकि जो संविदा अधिनियम होता है वो 1872 है ना कि 70 है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंकिंग संबंधित है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने निम्नलिखित गवर्नरों पर विचार करें और उन्हें कालक्रम के अनुसार में मतलब बांट रखें, यानी उनका नंबर सीरियल वाइज रखें। तो इसमें जो सबसे पहले कौन बने हैं इसका फिर धीरे धीरे कौन है आज के समय पे कौन है, ये यहाँ पर इसका जो ऑप्शन लिखा है देखिए, इसका जो ऑप्शन आपका सही होगा वो ऑप्शन होगा बी, यानी आईजी पटेल 1977 से 1982 तक रहे, मनमोहन सिंह 82 से 85 तक रहे, सी रंगराजन जी 1999 से 97 तक रहे, जो कि सुब्बा राव जी 8 से 2013 तक रहे हैं, और वर्तमान में जो शक्तिकांत दास जी जो हैं वो वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, यानी जो सितार होता है इसमें किस प्रकार की ध्वनि होती है। प्रगामी या अनुदैर्घ्य ध्वनि होती है, प्रगामी या अनुप्रस्थ होती है, प्रगामी एवं अनुदैर्घ्य होती है, प्रगामी अप्रगामी या अनुप्रस्थ होती है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है।
इसमें कथन पूछा गया सही नहीं है कि मनुष्य का वजन 1000, ये मनुष्य का कान 1000 हर्ट्ज का सबसे सुग्राही होता है। मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही है। सुनने की दृढ़ता 1/10 सेकेंड होती है, या दृष्टि की दृढ़ता 1/16 होती है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका जो कथन सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बी, जो मनुष्य की आंख जो होती है वो लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही नहीं होती है। यहाँ पर ये ऑप्शन लिखा गया है कि मनुष्य की जो आंख लाल रंग के लिए सुग्राही नहीं बल्कि हरे रंग के लिए सुग्राही होती है, और प्रत्येक रंग का अपना एक तरंग धैर्य होता है। ठीक है। और मनुष्य का कान जो है वो मनुष्य का कान 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकता है। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन होगा, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, दो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी। यानी दो बल्बों को किस प्रकार एक साथ जोड़ा जाए कि अधिक रोशनी मिलेगी। इसमें जो है ऑप्शन लिखा है कि दोनों श्रेणी क्रम में जोड़ें या दोनों समानांतर क्रम में जोड़ें। तो जो इसका ऑप्शन होगा वो आपका क्या होगा ये बताइए। इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा बी, इनकेस दो, यानी दो में अधिक होगा, यानी दो में अधिक होगा, यानी बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल जोड़ना पड़ेगा अधिक रोशनी के लिए। तो चलिए आज के लिए इतने ही क्वेश्चन हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।